हेलो, माई सेल्फ श्याम। भारत के भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम आज देखेंगे प्रायद्वीपीय हिस्से को। ये भौतिक प्रदेश में यदि हम विभाजन करते हैं, यहाँ पर एक भिन्न हिस्सा है प्रायद्वीपीय हिस्सा। अब प्रायद्वीपीय पठारी जो प्रदेश है, ये इसका स्वरूप किस प्रकार से है, इसकी स्थिति कहाँ पर है, आदि चीज़ें, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, आदि चीज़ों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मानचित्र में देखने से हमें पता चल रहा है कि यह जो हिस्सा है, ये भारत के प्रमुख जो भौतिक प्रदेश है उनमें सबसे बड़ा हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पर यदि इसकी हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर और 1700 किलोमीटर, ये इतना लंबा बड़ा क्षेत्र है कि लगभग भारत के आधे से अधिक हिस्से को कवर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है। यदि हम ऊपर हिमालय प्रदेश और प्लेन्स के अलावा यदि हम बात करें तो पूरे प्रायद्वीपीय हिस्से में को यह कवर करता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसके कुछ विशेषताओं की, तो यह जो क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जब हम बात करें भारतीय प्लेट जब उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही थी तो गोंडवाना लैंड का यह हिस्सा था, और साथ ही में यह पुरातन हिस्सा भी सिल्ड के रूप में पाया जाता है, और यह जो हिस्सा है ये पुरातन लावा के रूप में हमें प्राप्त होता है। इस वजह से यहाँ पर कोई विशेष हलचल देखने को, विवर्तनिकी रूप से कोई विशेष हलचल देखने को नहीं मिलती, अपेक्षाकृत शांत स्थान है। विश्व का सबसे प्राचीनतम पठारों में से एक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। और गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के कारण यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दक्षिण से किस प्रकार से यहाँ पर अफ्रीका से ये जो पूरा हिस्सा है अफ्रीका से अलग होते हुए यहाँ आकर के यूरेशियन प्लेट पर जब टकराया, यह पुराना हिस्सा एज इट इज इसी प्रकार से शील्ड के रूप में, स्थायी रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर कोई विशेष हलचल यहां पर देखने को नहीं मिलती। यहां पर यदि हम देखें तो मुख्य पठार कौन कौन से हैं और पहाड़ कौन कौन से हैं, इसके बारे में देखेंगे। यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय प्रदेश के पठारों के बारे में, तो यहां पर बहुत सारे पठार हैं, और कुछ प्रमुख जो पठार है उनकी स्थिति हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे मेवाड़ का पठार, कच्छ प्रायद्वीप का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर, मेघालय, कार्बी आंगलोंग और दक्कन का पठार। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे पठार स्थित हैं। ये प्रमुख पठार है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस मानचित्र में कि विभिन्न पठारों की स्थिति क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये मेवाड़ का पठार, ये इस प्रकार से राजस्थान में स्थित है। मेवाड़ का पठार जो है वो राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो कच्छ का पठार है वो गुजरात में यहाँ पर ये स्थिति धारण किए हुए है। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर 3 नंबर पर बुंदेलखंड, यहाँ पर यदि हम बात करें 4 नंबर पर मालवा का पठार, और यहाँ 5 नंबर पर बघेलखंड का पठार स्थित है। तो यहाँ पर मानचित्र में हम इनकी स्थिति देख सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर दंडकारण्य का पठार, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर मेघालय का पठार जिसमें तीनों प्रमुख जो पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतियाँ स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कार्बी आंगलोंग का पठार जो कि कहाँ पर है, असम में स्थित है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो यह जो पठार है यह दक्कन का पठार, बहुत ही बड़ा जो पठार है दक्षिण भारत में, वो दक्कन के पठार के रूप में यहाँ पर स्थित है। तो प्रमुख रूप से ये पठार हमारे यहाँ पर दिखाई दिए। आगे हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखते हैं मेवाड़ का पठार। अब मेवाड़ का पठार हमने मानचित्र में यहाँ पर देखा था कि यह अरावली के समीप है। ठीक है, अरावली के पूर्व में स्थित है, राजस्थान में है, और छोटा सा एक पठार है। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो पठार है, ये वाले जो पठार है, ये पठार मध्यवर्ती उच्च भूमि या उच्च प्रदेश कहलाते हैं। तो मध्यवर्ती उच्च प्रदेशों के रूप में इन पठारों की स्थिति देखी जा सकती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसकी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, बनास नदी यहाँ पर प्रमुख नदी के रूप में हमें प्राप्त होती है। दूसरा है कच्छ प्रायद्वीपीय पठार, लावा और टर्शरी जो युगीन चट्टाने हैं वो यहाँ पर प्राप्त होती है।
और साथ ही जो जलोढ़ निक्षेप के कारण मुख्य पठार से यह अलग हो गया। जो मुख्य पठार है, ये वाला जो मुख्य पठार है, इससे यह अलग दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर जो निक्षेप है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा है बुंदेलखंड का पठार। यहां पर विशेष बात क्या है कि बुंदेलखंड का जो पठार है ये बुंदेलखंड नीस से निर्मित है, जो कि प्राचीनतम नीस है। ठीक है, ये चट्टाने हैं, विशेष रूप से चट्टाने पाई जाती है बुंदेलखंड नीस के नाम से, ये प्राचीनतम चट्टाने हैं। ठीक है, तो यहां पर यदि ये पूछ ले कि प्राचीनतम नीस कहां पर पाया जाता है तो आंसर क्या आएगा, बुंदेलखंड के पठार पर बुंदेलखंड नीस यहां पर पाया जाता है। यहां पर एक विशेष बात क्या है कि यहां पर सोपानी वेदिकाएं पाई जाती है। सोपानी वेदिकाएं किस तरीके से, इस तरीके से पाई जाती है। ठीक है, सोपानी वेदिकाएं पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहां पर चंबल व यमुना द्वारा बड़े बड़े खड्डों का निर्माण किया जाता है। ये जो क्षेत्र है, बड़े बड़े खड्डों के द्वारा जो रिवाइंस बनते हैं यहां पर, वो यहां पर बनाई जाती है। और एक और विशेष बात, यहां की जो परिस्थितियां हैं वो लगभग अर्ध शुष्क परिस्थितियां यहां पर पाई जाती है। जल का अभाव इन क्षेत्रों में देखा जाता है। और विशेष रूप से यह जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जो राज्य है वहां पर ये पाए जाते हैं। और विशेष रूप से क्या बात इसमें इंपॉर्टेंट है, एक तो यहां पर बुंदेलखंड नीस पाया जाता है और सोपानी वेदिकाएं यहां पर मिलती है। ठीक है, ये हमें याद रहेगा। इसके बाद चौथा है मालवा का पठार। त्रिभुजाकार पठार है। पहली बात, कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। लावा निर्मित होने के कारण ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसके यही है और सबसे ज्यादा पूछने वाले प्रश्न भी यहीं से आते हैं कि यह जो मालवा का जो पठार है वो लावा निर्मित है। ठीक है, जो लावा निर्मित होने के कारण यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। और यहां पर जो पाए जाने वाली नदियों की यदि हम बात करें तो चंबल, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, शिप्रा आदि जो नदी है, यह कुछ हिस्सा इसका राजस्थान में और अधिकांश इसका मध्य प्रदेश में यहां पर ये मालवा के पठार के रूप में पाया जाता है। इंदौर आदि जो जगह है वो इसी मालवा के पठार में पाए जाते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं इंदौर है और दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान का जो हिस्सा है, कोटा संभाग वाला जो क्षेत्र है, वो सब इसी मालवा के पठार में शामिल है। आगे हम बात करते हैं बघेलखंड का पठार। अब जो बघेलखंड का जो पठार है वो कैमूर की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। ये हमने मानचित्र में भी देखा था। और इसमें प्रमुख रूप से सोन व महानदी को यह पठार अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि ऐसा कौन सा पठार है जो सोन व महानदी को अलग करता है। अलग अलग दिशा में ये सोन व महानदी डायरेक्शन होती है और इनको अलग करने वाला जो पठार है वो बघेलखंड का पठार होता है। तो ये प्रश्न सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, हमें सीधे तौर पर ये याद रखने चाहिए। ठीक है, जहां सोन नदी गंगा नदी में मिली जाती है, वहीं महानदी यहां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और ये वाला जो क्षेत्र है ये बघेलखंड का पठार कहलाता है। सीधी सी बात है। ठीक है, अब अगला है दंडकारण्य का पठार। ये बहुत फेमस नाम है, आपने इसको पत्र पत्रिकाओं में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये दो राज्यों में इसका विस्तार है। एक तो छत्तीसगढ़ में है और एक उड़ीसा में। दोनों राज्यों में यह दंडकारण्य का पठार पाया जाता है। यहाँ की विशेष बातें हैं कि छत्तीसगढ़ में इसे बस्तर का पठार कहते हैं और उड़ीसा में इसे काला हांडी का पठार कहते हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है, दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आदिवासी लोग अधिकांश मात्रा में मिलते हैं और यहीं पर ही आर्थिक रूप से खनिज पदार्थों की भी उपस्थिति ज्यादा है। इस वजह से यहां पर कुछ माओवादी घटना आदि जो समस्याएं है वो इस क्षेत्र में रहे। क्यों है, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में यहां पर आर्थिक संसाधन जो कि रिसोर्सेज है, विभिन्न प्रकार के जो रिसोर्सेज है, खनिज पदार्थ है, वो यहाँ से निकलता है। और इन्हीं क्षेत्रों में आदिवासी जनजाति जो क्षेत्र है वो भी इन्हीं क्षेत्रों में विकास का इतना पैमाना यहाँ पर जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इसीलिए यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति है वो कुछ भटकाव की स्थिति में पाए जाते हैं। यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भारी मात्रा में लोह अयस्क बॉक्साइट के भंडार यहाँ इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बाहर की आकर के कंपनियां यहाँ पर कार्य करती है, उन्हें कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर भी इस क्षेत्र में भी भारी मात्रा में जो खनिज पदार्थ है वो यहाँ पर
मिलते हैं, छोटा नागपुर में और दंडकारण्य के पठार में, दोनों हिस्सों में बहुत भारी मात्रा में खनिज पदार्थ मिलते हैं। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है ये बिहार झारखंड वाले हिस्से में पाए जाते हैं, गया है, ठीक है, हजारीबाग है, उन जिलों में वहां पर इसकी स्थिति पाई जाती है। ऊंचाई लगभग 700 मीटर और सबसे ऊंची चोटी है वो पारसनाथ है। जो पारसनाथ जो चोटी है वो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। अब छोटा नागपुर की स्थिति हम देख सकते हैं, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर की स्थिति क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छोटा नागपुर में विभिन्न जो नदियां हैं वो यहाँ पर बहती है छोटा नागपुर में, जैसे कि बराकर है, दामोदर है, स्वर्णरेखा, वैतरणी, कोयल, ठीक है, ये उत्तरी कोयल, शंख, ये प्रमुख नदियां इस क्षेत्र में बहती है। लेकिन एक विशेष रूप से बात यदि हम बात करें तो जो दामोदर नदी है, ठीक है, ये जो दामोदर नदी है यह इस पठार को लगभग बीच में से बांटती है, मध्य में से निकलती है, और उत्तरी हिस्सा है वो हजारीबाग तथा कोडरमा के पठार के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी हिस्सा है वो रांची के पठार के नाम से जाना जाता है। ये हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी यहां पर बिल्कुल मध्य में से छोटा नागपुर पठार में से निकलती है, कौन सी नदी है? तो बिल्कुल सही दामोदर नदी है, वो इसके बिल्कुल मध्य में से निकलती है। उत्तरी हिस्सा हजारीबाग और कोडरमा के पठार के नाम से, और दक्षिणी हिस्सा रांची के पठार के नाम से, और यहीं पर ही रांची जो शहर है वो बसा हुआ है, और रांची से ही विभिन्न दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में नदियां प्रवाहित होती है। अरीय प्रवाह, अरीय अपवाह का यहाँ पर अच्छा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है, प्रवाह में हम आगे देखेंगे। इसके उत्तर में राजमहल की पहाड़ियाँ और यहाँ पर गडजात की पहाड़ियाँ इस छोटा नागपुर पठार के समीप पाई जाती है, यह भी हमें याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें इसके क्षेत्रों में तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पारसनाथ की पहाड़ियाँ हमें दिखाई दे रही है, मेकाल रेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कैमूर रेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके सराउंडिंग जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर सोन नदी किस तरीके से बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है, ये भी चीज़ हमने यहाँ पर देखा। सोन नदी यहाँ पर इस तरीके से बहती हुई निकल रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो रांची शहर है यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से होकर के नदियां प्रवाहित होती है, ठीक है। लगभग मध्य में से यहाँ पर दामोदर नदी निकल रही है। यह सब मानचित्र में देखने से हमें याद होगा। अगला है हमारा मेघालय का पठार। अब मेघालय का जो पठार है हमने मानचित्र में देखा था, इसके मध्य में जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भारी मात्रा में अपना गाद जमा करके या फिर वहां से तलछट जमा करके निकलने के कारण यहां पर बीच में गैप बन गया है। राजमहल की पहाड़ियां और उधर मेघालय का पठार, इन दोनों के मध्य में क्या है, गैप बन गया है। तो इसे क्या कहा, मालदा भ्रंश, अथवा इसका दूसरा नाम है राजमहल गारो गैप, ठीक है, ये नाम याद रहेगा। मालदा भ्रंश इसका जो बीच में स्थान है, खाली स्थान है, वो बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है वो रहेगा। और दूसरा जो नाम है इसका राजमहल, क्योंकि एक साइड इसकी राजमहल की पहाड़ियां है और दूसरी साइड इसके गारो खासी जयंतिया वाली गारो पहाड़ी है। इस वजह से इस बीच वाले जो भ्रंश वाला जो हिस्सा है इसको हमने मालदा भ्रंश या राजमहल गारो भ्रंश के नाम से जाना जाता है। और इनको यह छोटा नागपुर पठार से ये मेघालय का पठार अलग करता है, ठीक है, ये हमें याद रहेगा। और इसकी जो मुख्य पहाड़ियां है गारो खासी जयंतिया इसकी प्रमुख पहाड़ियां है, और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो शिलोंग है, और जो कि कहां पर है, खासी में है। कहां पर है, खासी में। और यहीं पर ही मोसिनराम नाम का स्थान है जो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। तो यह जो क्षेत्र है काफी कटाफटा कह सकते हैं, क्योंकि भारी मात्रा में यहाँ पर वर्षा पाई जाती है, और कीपाकार पहाड़ी होने के कारण यहाँ पर भारी मात्रा में जो वर्षा है वो होती है। अगला लास्ट है जो कि असम में स्थित है, कार्बी आंगलोंग का पठार। यहां पर यह हिस्सा भी आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि ये कार्बी आंगलोंग का पठार और मेघालय का जो पठार है यह भी प्रायद्वीपीय हिस्से में। देखने से ये हिमालय का हिस्सा जरूर लग सकता है, लेकिन हमें ये चीज का ध्यान करना है कि ये दोनों पठार कौन कौन से,
मेघालय का पठार और कार्बी आंगलोंग का पठार, ये दोनों हिमालय का हिस्सा ना होकर के प्रायद्वीपीय हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यादातर बच्चे जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैप में देखने से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि ये दोनों हिस्से कहाँ के, हिमालय वाली संरचना के, लेकिन ऐसा वास्तविकता में नहीं है। असम में स्थित है और इस पठार पर मिकिर रेगमा पहाड़ियां स्थित है। तो ये भी पूछ सकता है कि मिकिर और रेगमा पहाड़ी कहां पर है। यहां पर कार्बी आंगलोंग पठार जो कि कहां पर है, असम में स्थित है। अब हमारा जो लास्ट है दक्कन का पठार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा भी है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर का ये हिस्सा है और 3 प्रमुख इसके विभाजन होते हैं। ठीक है, इसका जो निर्माण है क्रिस्टेसस से इयोसीन तक ज्वालामुखी क्रिया के कारण इसका निर्माण हुआ। और ज्वालामुखी क्रिया होगी तो लावा होगा, और लावा होगा तो वहां पर मृदा किस प्रकार की होगी, काली मिट्टी होगी। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया हुई, अत्यधिक मात्रा में ज्वालामुखी क्रिया हुई, इस वजह से उस स्थान पर लावा होगा, और लावा होगा इस वजह से वहां पर काली मिट्टी होगी। और चूंकि वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है, इस वजह से वहां पर अच्छी मात्रा में कपास की कृषि भी की जाती है। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादक जो क्षेत्र है वो यही दक्कन का पठार है। पूछा जा सकता है सीधे तौर पर। इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं हम, महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। तो यहां पर दक्कन के पठार के 3 हिस्से हुए, ये हम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें तो महाराष्ट्र का पठार, गोदावरी व कृष्णा नदी यहां मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। तेलंगाना का पठार, पेनोरू व कृष्णा नदी यहां से प्रवाहित होती है। और कर्नाटक का पठार, इसका भी विभाजन हम कर सकते हैं, उत्तर में बेंगलुरु का पठार और दक्षिण में मैसूर का पठार, इसका विभाजन हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये कुछ पठारों की स्थिति है और उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न है जो कि अमूमन तौर पर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम्स में। दोबारा से हम यहाँ पर इसकी स्थिति देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर दक्कन के पठार की स्थिति हमने देखी। यहाँ पर महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना का पठार, ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र का, तेलंगाना का और कर्नाटक के पठार के रूप में इसकी स्थिति हम यहाँ पर विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विभिन्न पठारों की स्थिति यहाँ पर देखी जो कि प्रायद्वीपीय हिस्से में है। एक बार और मैं आपको बतला देता हूं कि यहां पर देखने से सभी जानते हैं कि प्रायद्वीपीय हिस्सा है। ठीक है, लेकिन यह जो मेघालय का पठार है और कार्बी आंगलोंग का पठार जो कि असम में स्थित है, यह भी प्रायद्वीपीय प्रदेश के हिस्से हैं। ठीक है, और इनके बीच में, इनके मध्य में ये जो हिस्सा है मालदा गैप है, ये विभिन्न जो नदियां हैं उनके लाए हुए तल छट्टों के निर्माण के कारण ये गैप पड़ गया है। लेकिन वास्तविक रूप से कार्बी आंगलोंग और मेघालय का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय प्रदेश का हिस्सा है। हालांकि इसके समीप ही हिमालयी संरचना है, बिल्कुल ये सारी हिमालयी संरचना है, लेकिन इसकी संरचनात्मक रूप से देखे, जब इसके आगे स्टडी हुई, अध्ययन हुआ, तो ये हिमालय में ना होकर के ये पठारी जो दक्षिण प्रायद्वीपीय पहाड़ी पठारी प्रदेश है इसका हिस्सा माना जाता है। ये तय बात है। इस तरीके की चीजें हमने यहाँ पर देखी। ठीक है, तो अगली क्लास में हम यहाँ पर, आज तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसके पठार कौन कौन से हैं, और अगली क्लास में हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है इसके पहाड़ों की स्थिति कौन कौन सी है। जैसे कि हमने देखेंगे अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आदि जो पहाड़ है उनकी स्थिति। हालांकि ये देखने वाली बात है कि ये पूरा जो क्षेत्र है ये एक शील्ड के रूप में है। यहाँ पर विभिन्न कटाफटा, क्योंकि काफी पुराना है, ठीक है, शुरुआती दौर के हैं ये क्षेत्र, तो यहां पर विभिन्न पहाड़ी और पठारी स्थिति देखी जाती है। तो विशेष रूप, जैसे हिमालय की जो पहाड़ी स्थिति है वो अलग प्रकार की है क्योंकि वो नया है, वो नवीनतम है और अभी उस पर कार्य हो रहा है, वो अभी भी बन रहा है। लेकिन ये पुरातन स्थिति होने के कारण एक ही क्षेत्र में, एक ही पठारी क्षेत्र में यहां पर विभिन्न पहाड़ी और पठारी क्षेत्र देखे जाते हैं। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रहे। धन्यवाद।